कैसे हैं बच्चों? आज आपका कंप्यूटर का आईसीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर हो गया है और मुझे पेपर मिल गया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस पेपर में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस कर लूं, जिससे कि आप लोग अपने आंसर्स मैच कर सकें और कितने नंबर्स आपको मिले हैं इसका जानकारी आपको हो जाए। ठीक है बच्चों, मैं सेमेस्टर 1 कंप्यूटर एग्जाम का पेपर आपको दिखा रहा हूं। बच्चों इसमें देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपका है चूज द करेक्ट आंसर। इसमें नंबर 1 में है द ब्लूजे प्रिंट दैट डिफाइंस द वेरिएबल्स एंड द मेथड कॉमन टू ऑल द सर्टेन काइंड ऑफ टर्म एज। तो क्लास, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, क्लास को क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट कहा जाता है, टेम्पलेट कहा जाता है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स देखे जाते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट मिल गया है, इसका मतलब इसका आंसर आपका क्लास, ऑब्जेक्ट, पैकेज, मेथड में क्लास होगा। तो ये आपका सही आंसर हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ डेटा टाइप विच कंटेन्स इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट एंड ऑक्युपाइज 32 बिट्स। तो जो डेटा टाइप आपने पढ़े होंगे, उसमें डेटा टाइप की मेमोरी में आपने पढ़ा होगा कि मेमोरी बाइट में दी होती है और बिट में भी दी होती है। तो आपको जैसे पता है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। तो क्योंकि ये बिट में दी गई है, ये बिट में दी गई है, तो आपका यहां पर 32 बिट को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो 4 बाइट निकल आएगा। तो हम लोगों ने ज्यादातर बाइट में आंसर याद किए होते हैं। तो 4 बाइट किसका किसका होता है? इंटीजर का होता है और फ्लोट का होता है। 4 बाइट इंटीजर और फ्लोट का होता है। तो क्योंकि इसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों यूज किए जा रहे हैं, इसका मतलब आपका सही आंसर ए होगा और फ्लोट इसमें आंसर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फाइनल वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल एक्स। वेरिएबल एक्स आपका जो है उसमें कौन सी वैल्यू फाइनल में आएगी? तो यहां पे बच्चों दो फंक्शन यूज किए गए हैं, एक मैट डॉट सील है, एक मैट डॉट एबीएस है। तो मैट डॉट एबीएस फंक्शन का मतलब आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है किसी भी माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर दे। अगर वो वैल्यू पहले से ही प्लस में है तो उसमें कोई चेंजेस ना करे। तो जैसे ये -7.3 दिया गया है, तो इसको 7.3 बना देगा, यानी कि माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। और ये वैल्यू किसको मिलेगी? ये वैल्यू आपको सील फंक्शन को मिलेगी। और सील फंक्शन क्या करता है? ये पॉइंट वाली वैल्यू को हटाकर और इंटीजर पार्ट में 1 का इंक्रीमेंट कर देता है, यानी नियरेस्ट हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो उसके हिसाब से 7 का हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा 1 का इंक्रीमेंट करने पर। तो रिजल्ट आपका 8.0 हो जाएगा इसका। देन फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट सिंबॉलिक कांस्टेंट इन जावा। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट का मतलब जो भी आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप स्पेशली पढ़े थे, तो उसमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते समय वैल्यू डालते हैं तो वो वैल्यू सिंबॉलिक वैल्यू होती है, और उस वैल्यू में कोई चेंजेस ना किए जा सके या कोई चेंजेस ना हो तो उसके लिए उस वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू बनाना पड़ता है। तो जावा में हम लोगों को प्रोवाइडेड है फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड से अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे आपने लिखा फाइनल ए इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए नाम की वैल्यू, तो इसका मतलब हुआ कि ए में 5 स्टोर हुआ है। अब अगर आप किसी भी समय ए को प्लस प्लस करते हो या माइनस माइनस करते हो, ए के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो, तो उसमें एरर शो होगी, एरर। इसका मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपका फाइनल कीवर्ड होता है इसका
वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए फाइनल कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ये आपका डबल एक्स सेमीकोलन वाई सेमीकोलन जेड, तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिससे प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो और आपका आउटपुट भी ना आए, तो वो हमारी कंपाइल टाइम एरर या सिंटैक्स एरर कही जाती हैं। तो यहां पे हमारे पास लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, नो एरर दिया है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सिंटैक्स एरर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट ऑप्शन करना है। तो हम लोग यहां पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, द कीवर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज। कोई भी कीवर्ड जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है। ओके, मैं इसको एक बार और बता दे रहा हूं, द कीवर्ड इज टू, ठीक, मैं फिर से बताता हूं, द कीवर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज। तो जैसे किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड नाम की क्लास है, तो आप लिखते हो एक्स वाई जेड, ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम होता है, जो भी आप इसमें बदल के भी रख सकते हो, इज इक्वल टू न्यू, न्यू आप लिखते हो, फिर क्लास का नाम लिखते हो। तो ये प्रॉपर आपका सिंटेक्स हुआ किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। तो क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए आपको न्यू कीवर्ड की जरूरत होती है, और न्यू स्मॉल में होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यू। फिर सेकंड है आपका, द ऑपरेटर विच एक्ट ऑन वन ऑपरेंड इज नोन एज। तो ऑपरेटर आपने पढ़ा था, स्पेशली पढ़ा होगा, थ्री मेनली ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर वन ऑपरेंड यूज करता है, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर होता है। और बाइनरी ऑपरेटर में दो ऑपरेंड होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड में ए प्लस बी लिखोगे तो ए और बी क्या है, दो ऑपरेंड हो गए। और फिर आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है, तो यूनरी में वन ऑपरेंड होता है। तो यहां पे वन ऑपरेंड की बात कही गई, इसलिए ये सही आंसर इसका सी हो जाएगा, यूनरी ऑपरेटर। उसका नेक्स्ट है आपका, द स्काई कोड ऑफ कैपिटल बी इज। तो आपने स्काई कोड जरूर याद किए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपका कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, इसके स्काई कोड 65 से और आपका 90 तक होते हैं। तो कैपिटल ए का अगर 65 होता है, तो कैपिटल बी का कितना होगा, तो आप समझ सकते हो कैपिटल बी का आपका 66 होगा। तो सही आंसर 66 है, ऑप्शन बी। आफ्टर देन फोर्थ क्वेश्चन में है, अ डैश मेथड नीड टू बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें पूछा गया कि कौन से ऐसे मेथड है जो ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल किए जाते हैं। तो आपके दो तरीके के मेथड होते हैं, स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड। तो नॉन स्टैटिक मेथड जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल किए जाते हैं, यानी ओबीजे डॉट करके आप इनपुट ओबीजे डॉट कंप्यूट ऐसे कॉल करते हो ना, तो ये सारे नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं, यानी कि जिन मेथड को डिक्लेयर करते समय उनके पहले स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा होता है। और स्टैटिक कीवर्ड होते हैं के साथ अगर कोई मेथड डिक्लेयर किए गए हैं, तो उनको क्लास के थ्रू कॉल किया जाता है, उनमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉन स्टैटिक कीवर्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, पैरामीटर्स यूज्ड इन द मेथड कॉल स्टेटमेंट आर। तो जब फंक्शन कॉलिंग करते हैं, जैसे मैं एक फंक्शन इनपुट नाम का बना है, जैसे मान लीजिए वर्ड इनपुट आपका बना है, ठीक है, इसमें कोई कोड भी आपने लिख रखा होगा, और इसको जब कॉल करना जाएगा तो ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करोगे, तो ओबीजे डॉट आपका इनपुट ऐसे करके लिखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर अगर इस मेथड में कोई वैल्यू भेजनी हो, मान लीजिए यहां पे आईएनटी ए लिखा है, इसका मतलब कोई वैल्यू भेजनी पड़ेगी। तो सपोज दैट हम यहां पर 3 भेजना चाहते हैं, तो आपका ये जो 3 आपने भेजा है, इसको ही हम लोग एक्चुअल पैरामीटर कह रहे हैं, एक्चुअल पैरामीटर। और जहां पर ये वैल्यू रिसीव हुई है, इसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, फॉर्मल।
पैरामीटर। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में, मेथड कॉल स्टेटमेंट में जो पैरामीटर होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो सही आंसर है हमारा एक्चुअल पैरामीटर, ऑप्शन ए। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें नेम द फॉलोइंग। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, उनमें नाम क्या उनका पड़ेगा, ये डेफिनेशन देखकर आपको पहचानना होता है। तो यहां पे लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स। यानी कि किसी एक क्लास के अंदर अगर आपने एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाए हैं तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाएगा? तो चाहे फंक्शन हो किसी एक क्लास में, एक नाम के एक से अधिक फंक्शन, और चाहे कंस्ट्रक्टर हो, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट लिया जाता है। तो यहां पे क्योंकि कंस्ट्रक्टर है इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाएगा। मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर इन अ क्लास। तो ऑप्शन सी सही होगा आपका। सेकेंड है आपका द कीवर्ड विच इंडिकेट दैट द मेथड रिटर्न्स नो वैल्यू। कोई भी ऐसा कीवर्ड जो फंक्शन डिक्लेयर करते समय ये बताता हो कि ये फंक्शन या मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसमें वॉइड कीवर्ड होता है। आप वॉइड किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते समय अगर लगाते हो, इसका मतलब वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वॉइड, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद बच्चों द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड टुगेदर एज वन यूनिट इज कॉल्ड एज। तो आपका इनकैप्सुलेशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, रैपिंग अप ऑफ डेटा इन एंड इट्स रिलेटेड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और वही इनकैप्सुलेशन में जो क्लास के अंदर ही आपके वेरिएबल और फंक्शंस बनाए जाते हैं, तो वेरिएबल्स को डेटा मेंबर कहते हैं या इंस्टेंस वेरिएबल, और फंक्शंस आपके मेथड होते हैं, तो इनको क्लास के अंदर बंद किया जाता है। तो इस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। तो आपका सही आंसर है ए, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग। तो यहां पे बाइंडिंग का मतलब रैपिंग अप ऑफ डेटा, तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, द जंप स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड इनसाइड अ स्विच केस कंस्ट्रक्ट टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस। तो स्विच केस के अंदर सारे बच्चों आप लोगों को मालूम है जंपिंग स्टेटमेंट ब्रेक यूज होता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रेक, ऑप्शन बी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ नंबर पे, द प्रोग्राम कोड रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे आपके सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो इसमें आपका जब प्रोग्राम लिखते हो तो जिस विंडो में आप अपना कोड लिखते हो, यानी प्रोग्राम वाला कोड, लूप चलाया, इफ एल्स लगाया, तो ये सब क्या बोला जाता है? सोर्स कोड बोला जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आपको पहचानना है इसमें। तो जैसे लिखा है कैर इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप आपने 8 टाइप के पढ़े होते होंगे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और कैर और बुलियन। तो उसमें कैर आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो ये बात प्रिमिटिव डेटा टाइप में सही है। और ये कह रहा है कि ये कैर जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका मतलब ये बात गलत है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, फॉल्स। फिर आपका मल्टीलाइन कमेंट इन जावा स्टार्ट फॉरवर्ड स्लैश और आपका स्टार स्लैश। तो आपने कोई भी मल्टीलाइन कमेंट यानी किसी जावा के कोड के बारे में कुछ बताना है आपको, तो उसके लिए आप कमेंट लाइन लिखते हो, तो आपका ये वाला सिंबल मल्टीलाइन कमेंट के लिए यूज होता है। तो आपका ये बात सही है। और सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपका 2 स्लैश की लाइन लगाई जाती है। तो ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डबल इक्वल इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये तो रिलेशनल ऑपरेटर होता है और यहां पे कहा जा रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपका सिंगल इक्वल साइन होता है।
तो इसका मतलब ये गलत है, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, फॉल्स। फिर नेक्स्ट है आपका जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन अ केस नो कंस्ट्रक्टर इज प्रेजेंट इन द क्लास जावा क्लास। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, जैसे कि आपने कोई क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाया, तो उसमें आपको पहले क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट, फिर डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्टर आपको बनाना होता है, देन आप मेथड बनाते हो, और फिर आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उन मेथड्स को कॉल करते हो। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया उसको यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कहा जाएगा। वो पैरामीटराइज हो सकता है या नॉन पैरामीटराइज। लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं तो क्या होगा, तो कंपाइलर जावा का अपने आप कंस्ट्रक्टर एक बना देता है। जब आप प्रोग्राम के कोड को कंपाइल करते हो तो अपने आप एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर लेता है, उसी को हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है जब आपने कंस्ट्रक्टर यूजर ने नहीं बनाया होता है, तो इसका मतलब ये बात ट्रू है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5, इसमें सिस्टम डॉट एग्जिट 0 टर्मिनेट द प्रोग्राम फ्रॉम एनी पॉइंट। तो देखिए प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए जंपिंग स्टेटमेंट यूज करते हो आप लोग, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न, 3 होते हैं आपके जावा में। और एक आपका ये फंक्शन भी यूज होता है कि अगर आप चाहते हो कि पूरे कोई ऐसी इफ कंडीशन लगाई जिसमें पूरा का पूरा प्रोग्राम इफ कंडीशन ट्रू होने पर टर्मिनेट हो जाए या प्रोग्राम से आप बाहर आ जाओ, तो उसके लिए सिस्टम डॉट एग्जिट 0 लिखना होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए सही है, ट्रू। अब बच्चों यहाँ पे एक ये बोर्ड के द्वारा मिस्टेक हुई है, एक क्वेश्चन ये गलत दे दिया गया है, लेकिन मैं आपको ये सही आंसर बता रहा हूं। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में चूज द ऑड वन चूज करना है। तो इसमें कुछ ऑपरेटर्स दिए हैं जिसमें पहचानना है कि जो अलग ऑपरेटर है वो बताओ। तो देखें तो हमारे पास यहाँ पर परसेंट का साइन, ए स्लैश और स्टार का साइन, तो ये आपका कौन से होते हैं, ये तीनों आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, यानी प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉड। और ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर होता है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। जबकि जो है जो सुनने में आया है कि आपका आंसर शीट वगैरह जो मिल जाती है उसमें आपका ये डी दे दिया है, तो डी रॉन्ग है, आपका ए वाला सही माना जाएगा। उसके बाद इसमें ऑड वन देखें तो देखिए यहाँ पे डबल, इंट, कैर, ये सब कैसे हैं बच्चों, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और स्ट्रिंग आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका डी सही है यहाँ पर, स्ट्रिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ एल्स, इफ, स्विच केस और वाइल, ये आपके ऑड इसमें ढूंढना है। तो देखा जाए तो ये आपका इफ एल्स से लगाकर ये स्विच तक, इफ एल्स, इफ और स्विच केस, ये कंडीशनल स्टेटमेंट हैं आपके, ठीक है। और आपका वाइल जो है ये इटरेटिव स्टेटमेंट, इटरेटिव मतलब लूपिंग स्टेटमेंट है, इसलिए वाइल वाला आपका ऑप्शन डी सही होगा। इस क्वेश्चन में देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में नेक्स्ट आईएनटी लिखा है, नेक्स्ट डबल लिखा है, नेक्स्ट स्ट्रिंग लिखा है, नेक्स्ट लिखा है। तो नेक्स्ट आईएनटी तो हम लोगों ने यूज किया है इंटीजर वैल्यू इनपुट कराने के लिए, नेक्स्ट डबल भी यूज किया है पॉइंट वाली डबल वैल्यू स्टोर कराने के लिए, और नेक्स्ट का मतलब है आप सिंगल वर्ड स्टोर कराना चाहते हो। लेकिन यहां पे नेक्स्ट स्ट्रिंग लिख दिया है जो कि स्टेटमेंट ही नहीं होता है। आपको अगर स्ट्रिंग इनपुट करानी होती है मोर देन वन वर्ड इन अ सिंगल स्टेटमेंट, तो आप लोग नेक्स्ट लाइन लिखते हो, नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रिंग दे दिया गया है जैसा कि इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन ये सी सही होगा ऑड वन के हिसाब से। तो उसके बाद ये जावा के फीचर्स दे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, और आपका जावा क्या इनहेरिटेंस होता है, जावा क्या मल्टी थ्रेडिंग होती है। तो देखिए जावा के फीचर्स की बात करें तो ये रोबस्ट लैंग्वेज होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, और मल्टी थ्रेडिंग जावा में यूज की जाती है। लेकिन जो ये फीचर्स हैं आपके, लेकिन जो इनहेरिटेंस है ये तो ऊप्स कॉन्सेप्ट है, ये चाहे जावा हो और चाहे आपका सी प्लस प्लस हो या पाइथन हो। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट फॉलो करने वाली जितनी लैंग्वेज हैं उनमें सब में आपका 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और आपका क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये अलग है, और ये आपके तीनों फीचर्स है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आउटपुट दिए गए हैं, मैंने छोटा सा यहां पर ये आउटपुट जो दिया है पहले से ही सॉल्व करके रखा है। देखिए आपका x की वैल्यू 2 दी गई है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट में z दे दिया गया है, तो z की वैल्यू 1 है और प्री का इंक्रीमेंट का मतलब 1 का इंक्रीमेंट कर दे, तो आपका 1 से ये z की वैल्यू 2 कर देगा, तो यहां पे 2 हो गई। उसके बाद y दिया गया है, y के साथ कोई भी प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं है, तो y में आपका 4 है, तो ये आपका 4 ही बना रहेगा। देन अब आपका प्लस प्लस एक्स दिया है, तो ये प्री इंक्रीमेंट है, तो एक्स की वैल्यू 2 है, तो ये प्लस प्लस होकर 3 हो जाएगी, ये भी सही हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे जेड प्लस प्लस दिया है, तो याद कीजिए यहाँ स्टार्टिंग में प्लस प्लस जेड में आपका जेड की वैल्यू 1 थी तो 2 हो गई थी, तो यही वाली वैल्यू जंप करके यहाँ पे जाएगी, तो ये 2 जब यहाँ पहुंचेगा और ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट जहां पे हो रहा होता है वहां पे जो पुरानी वैल्यू मिली होती है वही ले लेते हैं, और चेंज जो उस स्टेटमेंट से वैल्यू होती है उसको और आगे भेज देते हैं। तो क्योंकि इसके आगे कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो पुरानी वैल्यू इससे क्या मिली, 2 मिली, तो ये 2 ही रखा जाएगा। फिर आप इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए तो आपका 11 आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए 11 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका बॉडीलेस लूप या एम्प्टी लूप का। ये बोर्ड में पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा चुका है, काफी बच्चों का गलत हो गया था। तो उसमें यहां पे समझने वाली बात क्या है कि किसी भी फॉर लूप में अगर लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं तो उसके नीचे लिखे गए स्टेटमेंट उस लूप के अंदर नहीं माने जाएंगे, भले जस्ट नीचे लिखा हो लेकिन वो लूप का पार्ट नहीं माना जाएगा, और लूप आप अपना चलेगा लेकिन नीचे नहीं उतरेगा, तो इसको एम्प्टी लूप या बॉडीलेस लूप कहते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है इस पे ध्यान दीजिए। तो ये सबसे पहले x में 1 स्टोर कर लेगा, फिर 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, तो यहां से बच्चों ये सीधे नीचे से x प्लस प्लस चले जाएगा, यहां नहीं आएगा, प्रिंटिंग पे नहीं आएगा, और x प्लस प्लस करके 2 हो जाएगा। फिर आप यहां आए, अब 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, फिर ये नीचे से आपका x प्लस प्लस हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा, और फिर यहां से यहां आएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, तो फिर ये नीचे से फिर से x प्लस प्लस पे आएगा, नीचे नहीं उतरेगा, और आपका हो जाएगा 4, तो लास्ट में x की वैल्यू 4 हो गई और 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स ही। अब जब कंडीशन फॉल्स होती तब वो अगला जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वहां जाएगा, यानी कि फॉर के नीचे आएगा, तो वहां पे x की वैल्यू इस समय 4 हो चुकी है, तो आपका ये 4 प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चों ने ऐसी गलती जरूर की होगी कि ये x वाली लाइन को जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट ये फॉर लूप के अंदर समझ लिया होगा और 1 2 3 4 प्रिंट करा दिया होगा, लेकिन ये एम्प्टी लूप है तो इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स वाली लाइन इस लूप के अंदर का हिस्सा नहीं मानी जाएगी, तो लूप फॉल्स होने पर ये एग्जीक्यूट होगा। तो लूप आपका एक्स में 4 पे फॉल्स हुआ है, इसलिए लास्ट में एक्स में 4 ही वैल्यू रहेगी, ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा 4। ओके बच्चों, देन बच्चों यहां पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया गया क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन। तो देखिए यहां पे भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे, हो जाते हैं आई थिंक, कि m की वैल्यू आपकी 9 दी गई है और आपका f की वैल्यू 10 दी गई है, तो 9 मॉड 10 हो रहा है यहां पर, 9 मॉड 10। तो जब कभी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कराया जाता है तो रिमाइंडर का साइन अगर लगा तो छोटा नंबर ही रिजल्ट बन जाता है, तो यानी 9 ही यहां पे आ जाएगा। और अगर मैंने ऐसे किया होता 10 मॉड 9 किया होता तो 9 1 जा 9 जाता, तो 10 में से 9 जाता तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाता। तो फिलहाल हमारा तो ये स्टेटमेंट है, तो इसमें आपका ये 9 आएगा और 9 इज इक्वल टू 9, तो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, और कंडीशन ट्रू होने पर क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है और ये अपना रिजल्ट को रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करा देता है, तो रिजल्ट वेरिएबल में आपका यस स्टोर हो जाएगा, ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो ई के अंदर यस आ जाएगा और उसके बाद यस को प्रिंट करा देंगे आप। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, यस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों यहां पे एक स्विच केस का स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें केस एम बनाया गया है, इसमें ब्रेक लगा है और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्रिंट कराया गया है। केस जी में गूगल मीट आपका प्रिंट कराया गया और इसमें ब्रेक नहीं लगा है, फॉल थ्रू कंडीशन इसको कहते हैं। जब स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया जाता या ब्रेक अब्सेंट होता है तो उसको फॉल थ्रू कंडीशन कहते हैं, और उस केस में क्या होता है कि आपका ब्रेक ना मिलने पर वो नेक्स्ट केस में चला जाता है कंट्रोल और उसको भी एग्जीक्यूट करा देता है, तो वैसे कुछ यहां पर हुआ है।
फिर लास्ट में आपका यहाँ पे डिफॉल्ट दिया है, इसमें एनी सॉफ्टवेयर है, इसमें ब्रेक लगा हुआ है, और फिर आपका केस डब्ल्यू दिया गया है जिसमें वेब एक्स प्रिंट कराया गया है। तो बच्चों डिफॉल्ट जो है नॉर्मली आपको जब पढ़ाया गया होगा तो आपने देखा होगा सारे केसेस हो जाने के बाद में डिफॉल्ट लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है जब कोई केस की कंडीशन ट्रू ना हो, यानी कोई केस एग्जीक्यूट ना हो, तो आपका कर्सर डिफॉल्ट में चला जाएगा। तो डिफॉल्ट में कर्सर तभी जाएगा जब कोई केस ट्रू नहीं होगा। तो आप यहां देखिए कि एक्स की वैल्यू क्या दी है। तो देखिए एक्स की वैल्यू यहां पर स्मॉल जी दी गई है। तो अब जब एक्स की वैल्यू आप यहां पे रखोगे, यहां पर एक्स की वैल्यू स्मॉल जी रखोगे, ठीक है, तो स्मॉल जी तो यहां पर आपका किसी केस से मैच ही नहीं होगा, ना इसमें मैच होगा, ना इसमें मैच होगा, और ना ही डब्ल्यू के साथ मैच होगा। जब कोई केस ट्रू नहीं होता है तो कहां जाता है, डिफॉल्ट में जाता है। तो इसका मतलब यह सीधे डिफॉल्ट में आएगा और एनी सॉफ्टवेयर प्रिंट करा देगा। अब कंफ्यूजन यह है कि डिफॉल्ट बीच में रख दिया गया, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, डिफॉल्ट चाहे ऊपर रखा जाए, चाहे बीच में, चाहे लास्ट में, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट तभी होता है जब कोई केस ट्रू नहीं होगा। तो उसके हिसाब से एनी सॉफ्टवेयर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही है, एनी सॉफ्टवेयर। इसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, इसमें भी एक लूप चलाया गया है। देखिए बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपका v इज इक्वल टू आपका 5 ले लिया गया है और फिर ये लूप चलाया गया है। अब देखिए मैंने यहां पे एक चार्ट बना दिया है कि सबसे पहले v की वैल्यू 5 है और यहां पर आपका प्री डिक्रीमेंट हो रहा है। तो प्री डिक्रीमेंट का मतलब तुरंत वैल्यू चेंज कर दे, तो 5 से कितना बना देगा, 4 बना देगा। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी चेक होगी कि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन चेक हो रही, तो क्योंकि ये ट्रू हो जाएगी तो आपका आउटपुट कंडीशन ट्रू होने पर नीचे आएंगे, प्रिंट करेंगे v, तो आउटपुट में आपका 4 प्रिंट हो जाएगा। अब क्योंकि प्रिंट में लाइन नहीं चेंज की गई है तो इसका मतलब लाइन कर्सर चेंज करके नीचे नहीं आएगी, 4 उसी लाइन में रहेगा कर्सर। उसके बाद लूप का नेचर है ये ऊपर चला जाता है। तो क्योंकि अब आपका यहां पर ये आपका 4 चेक हो चुका है, तो ओके, तो आपका जो है ये दोबारा जब ऊपर जाएगा तो फिर से माइनस माइनस कर देगा, तो माइनस माइनस होकर ये 4 से 3 बना देगा। अब 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर से कंडीशन ट्रू है, तो 4 तो प्रिंट हो ही चुका था ऊपर वाला, और 3 और उसके सामने प्रिंट हो जाएगा क्योंकि लाइन चेंज नहीं हुई है। फिर लूप का नेचर है ये ऊपर जाएगा। अब जब 3 लेकर ये ऊपर जाएगा तो 3 से माइनस माइनस करोगे तो आपका ये 2 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन चल रहा है। तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, तो आपका 4 3 ऊपर वाले स्टेप में प्रिंट हो ही चुका था, उसके सामने 2 और प्रिंट कर देगा। देन फिर से लूप ऊपर जाएगा और आपका यहां पे 2 लेकर पहुंचेगा और यहां माइनस माइनस होने पर 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा फोर्थ स्टेप में। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो इसके ऊपर वाले स्टेप में 4 3 2 प्रिंट हो चुका था, अब यहां पर इस स्टेप में 1 और प्रिंट हो जाएगा v प्रिंट कराने से। फिर लूप ऊपर जाएगा और आपका 1 लेकर ऊपर जाएगा, अब v माइनस माइनस भी हो रहा है, तो आपका 1 से 0 हो जाएगा फिफ्थ स्टेप में। अब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, तो आपका 4 3 2 1 तो प्रिंट हो ही चुका था, अब 0 और प्रिंट हो जाएगा, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर से लूप ऊपर जाएगा 0 लेकर, और यहां पे माइनस माइनस होने से 0 हो जाएगा -1। अब -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो आपका फाइनल लास्ट आउटपुट क्या था, 4 3 2 1 0। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है और आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बच्चों यहां पे प्रोग्रामिंग दे दी गई है, तो प्रोग्रामिंग में यहां पर ये फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन डिस्प्ले नाम से है और यहाँ पे भी डिस्प्ले नाम से फंक्शन है। तो किसी एक क्लास के अंदर जब सेम नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाते हैं जिनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होती है, तो इसमें पैरामीटर लिस्ट में int n दिया गया है, उसमें कुछ नहीं, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल माना जाएगा। इसमें पहले फंक्शन में कहा गया कि n में जो भी वैल्यू भेजी गई है, तो इसमें कहा गया टू एक्सट्रैक्ट एंड प्रिंट ईच डिजिट ऑफ नंबर गिवन नंबर फ्रॉम लास्ट डिजिट ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑन सेपरेट लाइन। इसका मतलब ये नंबर जो दिया गया है इसमें लास्ट डिजिट पहले टूटे फिर वो प्रिंट हो जाए, फिर 7 टूटे वो प्रिंट हो जाए, फिर 6 टूटे वो प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए।
तो डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप आपने पढ़ रखा होगा, कहां पढ़ने को मिलता है, आपने पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाया होगा, आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम बनाया होगा, सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम बनाया होगा, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपने डिजिट तोड़ने वाला लूप लगाया होगा, डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप। तो उसमें ये आपका आराम से हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा डिस्प्ले फंक्शन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि लूप की स्टार्टिंग जो है आपका 0.5 से करनी है और लूप की एंडिंग 5.0 तक चलाना है लूप, और अपडेशन जो करना है वो 0.5 से ही हो, जैसे कि 0.5 है इसमें 0.5 ऐड हो जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, और 1 में 0.5 ऐड हो गया तो 1.5 हो जाएगा, इस तरीके से आपका बढ़ेगा ये। तो ये बस प्रिंट करना है इन नंबर्स को। तो आप फिल इन ब्लैंक्स इसमें भी करना है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 पे क्लास में यहाँ पे क्या फिल किया जाए, तो आप देखिए क्लास का नाम यहाँ पे नंबर दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर नंबर फिल हो जाएगा। उसके बाद डिजिट तोड़ने वाले लूप में, यहाँ जब लूप आएंगे तो इसमें डिजिट तोड़ना है ना, तो डिजिट तोड़ने वाले लूप में n इज ग्रेटर देन 0 मैंने लिखा है, तो ये दो तरीके से हो सकता है, n इज ग्रेटर देन 0 या n नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन लगाई जाती है डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप में। तो आप यहां पर ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं उसके हिसाब से n इज ग्रेटर देन 0 आपका सही रहेगा, तो इसलिए यहां पे सेकंड में n इज ग्रेटर देन 0 फिल किया जाएगा। फिर आपका यहां पे n mod 10 डिजिट लास्ट डिजिट तोड़नी, तो n mod 10 यहां पे किया जाएगा, और उसके बाद जो भी रिमाइंडर में रिजल्ट आया उसको रिमाइंडर को प्रिंट करा दिया गया, और फिर आपका यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 10 किया जाएगा जिससे कि नंबर छोटा हो और आगे की ओर जाए। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार चला के आपको दिखाई दे रहा हूं। सपोज दैट बच्चों आपने n इज इक्वल टू 721 लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले चेक होगा 721 इज ग्रेटर देन 721 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो यहां पे नीचे आएंगे और n mod 10 करेंगे, तो n mod 10 का मतलब है 721 mod 10। तो mod 10 में बच्चों यहां पे क्या होता है कि आप 0 हटाइए, ये 1 है सॉरी, आप 0 हटाइए और पॉइंट यहां लगा दीजिए, तो पॉइंट के इस साइड में रिमाइंडर आप मानिए और पॉइंट के इस साइड में आप कोस्टेंट मानिए गए। रिमाइंडर के लिए परसेंट वाला साइन लगता है और कोस्टेंट के लिए डिवाइड वाला साइन लगता है, तो रिमाइंडर आपका यहां पर 1 आ जाएगा और कोस्टेंट आपका यहां पर आपका 72 आ जाएगा। तो वैसे मैंने ये अपने तरफ से नंबर ले लिया है, आप वो भी एग्जांपल ले सकते थे, चलिए अभी मैंने स्टार्ट ही किया तो मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं 674। तो यहां पे 674 मैं ये वैल्यू चेंज कर देता हूं, ठीक है, ओके। देखिए 674 ये वैल्यू आपने ले ली, तो 674 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। तो नीचे आएंगे आप, नीचे आएंगे और यहां पे n mod 10 हो रहा है, तो आपका 674 0 हटाया और पॉइंट यहां लगा दिया, तो पॉइंट के साइड में रिमाइंडर है तो आपका 4 आ जाएगा, पॉइंट के साइड में कोस्टेंट आपका 67 आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग मॉड का साइन लगा रहे हैं तो इसका मतलब रिमाइंडर निकालना है, तो सबसे पहले क्या टूटेगा, 4 टूटेगा, तो ये रिम में 4 पहुंचेगा और फिर रिम को प्रिंट करा दिया, इसका मतलब सबसे पहले आपका 4 प्रिंट करा दिया आपने। उसके बाद जो है नीचे उतरने पर डिवाइड 10 हो रहा है, और डिवाइड 10 का मतलब है पॉइंट के साइड वाली वैल्यू ले, यानी कि 67 आ जाएगा, जो कि आपका n में ही स्टोर कर दिया। तो n में आपका 674 था n में, और उसमें अब नई वैल्यू जा रही है 67, तो आपका 674 हट जाएगा और नई वैल्यू 67 यहां पर स्टोर हो जाएगी। अब लूप का नेचर है ये ऊपर जाए, तो लूप ऊपर जाएगा आपका यहां पर, और यहां पे चेक होगा कि 67 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, तो आप नीचे आए और यहां पर फिर से mod 10 करें, तो अब ये इस समय सेकंड स्टेप में क्या है, 67 है, और डिवाइड 10 कीजिए आप, यहां पर 0 हटाइए, पॉइंट यहां लगेगा, तो रिमाइंडर आपका 7 आ जाएगा, यहां पर ये रिमाइंडर 7 आ जाएगा। और फिर आपने यहां पर रिम प्रिंट कराया तो आपका 7 आउटपुट आ गया, और उसके बाद फिर नीचे डिवाइड 10 करेंगे तो पॉइंट के साइड वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि 6 कोस्टेंट आएगा। तो अब इस समय आपका n में 6 स्टोर होने पर आपका 67 हट जाएगा, यहां पे 6 आ गया है, फिर लूप का नेचर है ये ऊपर जाएगा और आपका यहां पर सिर्फ 6 रह गया है,
अब 6 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आएंगे। अब ये आपका थर्ड स्टेप में लूप चल रहा है, तो ये आपका 6 डिवाइडेड बाई 10 कर रहा है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 0 हटाएंगे, पॉइंट यहां लगाएंगे और ये 0 कंप्यूटर अपने आप लगा देगा। और हम लोग यहाँ पे मॉड साइन लगा रहे हैं, जिसका मतलब रिमाइंडर इधर से निकलेगा, तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर आया और रिम को प्रिंट कराया, तो आपका 6 आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद n डिवाइडेड बाई 10 कर रहे हैं, तो 6 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब पॉइंट के साइड वाली वैल्यू लेनी है, तो आपका 0 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0.6 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि सारे वेरिएबल इंटीजर हैं तो इसलिए सिर्फ 0 लेगा, पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ देगा। तो आपका यहाँ पे अब सिर्फ 0 बचेगा और फिर लूप ऊपर जाएगा। अब 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए। तो आपका आउटपुट जो आपको डिजायर्ड आउटपुट दिखाया गया था वो आपको मिल गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद याद होगा सेकंड फंक्शन में आपको 0.5 से लूप चलाना था और आपका 5.0 तक। तो देखिए पहला स्टार्टिंग ऑफ द लूप होता है, तो फॉर के आगे अब यहाँ पे कैसे जाने कि कौन सा वेरिएबल लें, तो देखा आपने x को यहाँ पे अपडेट किया गया है, इसका मतलब x नाम का वेरिएबल होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे डबल भी लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल पहले से तो डिक्लेयर है नहीं, इसका मतलब आपको लूप के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो आपने डबल x इज इक्वल टू 0.5 ले लिया आपने। और उसके बाद अब ये कहां तक लूप जाए, तो यहां पे x इज लेस देन इक्वल टू लगा है, तो उसमें बताया गया था 5.0 तक चलाना है, इसलिए यहां पे 5.0 फिल कर दिया गया। अपडेशन पार्ट हो ही रहा है। अब इसको अगर आप चलाओगे तो आपका ये 0.5 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो 0.5 प्रिंट हो जाएगा। फिर 0.5 0.5 ऐड होगा तो 1.0 हो जाएगा। अब यहां से फिर जाओगे, यहां पर 1.0 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू आपका 5.0, कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से चलता रहेगा। सिंपली बच्चों यहाँ पे ये देखना चाह रहे थे कि लूप स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे कराई जाती है, ये क्या बच्चे को आता है, तो बस ये आपको ऐसे फिल कर देना है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया था, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे क्लास का नाम नंबर है, तो मैंने नंबर फिल कर रखा है, ऑप्शन ए सही हो गया आपका। फिर उसके बाद अब वो आपका लूप चलाना था डिजिट एक्सट्रैक्शन वाला, तो डिजिट एक्सट्रैक्शन में n में नंबर था, तो n इज ग्रेटर देन 0 चेक होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। और फिर रिमाइंडर निकालना था, तो रिमाइंडर में आपका मॉड 10 करना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। मॉड 10 करने से डिजिट टूटेगी और रिम में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर नंबर को छोटा करना है तो उसके लिए डिवाइड 10 करना होता है, तो ऑप्शन बी सही है। ये आप फिर से एक बार मैच कर सकते हैं, स्क्रीन को ऊपर करके, वीडियो को थोड़ा प्रीवियस करके और मैच करके आप इसको चला सकते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे आपका दूसरे वाले फंक्शन में आपका 0.5 से लूप की स्टार्टिंग करनी थी और वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे कई सारे बच्चों ने कई सारी मिस्टेक की है, तो सही आंसर आपका डबल x इज इक्वल टू 0.5, यहां से लूप स्टार्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है आपका यहाँ पर। और बाकी में जैसे यहाँ पे डी अपर केस कर दिया गया तो ये गलत है, और यहाँ पे 0.0 से स्टार्ट कर दिया गया इसलिए ये गलत है, और यहाँ पे फिर डी अपर केस कर दिया गया और 0.0 से स्टार्ट किया तो ये इसलिए ये गलत है। ऑप्शन ए सही होगा। फिर बच्चों यहाँ पे लास्ट वाला जो आपका आंसर था कि आपका लूप कहां तक चले, तो 5.0 तक चले, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा था और 5.0 आपको खाली फिल करना था। तो आपका नहीं सॉरी 0.5 से 5.0 तक चलाना है, तो छोटे से बड़े की ओर चला रहे हैं तो लेस देन में चलाएंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा कि x इज लेस देन इक्वल टू 5.0। अब देखो पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि ग्रेटर देन लगा दिया गया है और लूप असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है तो लेस देन लगना चाहिए। और दूसरा वाला तीसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि डबल इक्वल टू लगा दिया, तो एक ही बार चल पाए, मतलब ये चलेगा ही नहीं, लूप फॉल्स ही हो जाएगा। और आपका यहां पर x इक्वल टू 5.0 लिख दिया गया, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर आपका कंडीशन में लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू इस तरीके की ही कंडीशन लगाई जाती है, ये तो असाइनमेंट कर दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही है आपका। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ। तो इसमें आपका बच्चों प्रोग्राम दिया गया है
और ये हमेशा ही आता था कि आपका एक फंक्शन का प्रोग्राम आता था जिसमें इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले फंक्शन बने होते थे और छोटा सा इफ एल्स इफ या इफ एल्स का प्रोग्राम उसमें करा लिया जाता था। तो यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक स्कूल इज गिवन अवे मेरिट सर्टिफिकेट्स फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 90% एंड अबव इन क्लास 10th। तो आपका एक स्कूल है जो मेरिट सर्टिफिकेट इशू करना चाहता है, तो वो उन्हीं बच्चों को मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा जिन लोगों के परसेंटेज मार्क्स 90 से अबव होंगे या 90 होंगे। इसका प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ इतना करना होता है कि प्रोग्राम में जो जो चीज गिवन है उसको ध्यान से पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्लास का नाम स्टूडेंट है, एस अपर केस है। उसके बाद स्टूडेंट का नाम इनपुट कराना है स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में, और परसेंटेज डबल टाइप का है क्योंकि परसेंटेज तो पॉइंट में हो सकता है तो डबल टाइप का है। और जो सर्टिफिकेट इशू करना है कि वो अवार्डेड किया गया है या अवार्डेड नहीं किया गया है, तो वो CER नाम का स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया गया है। इन्हीं को हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल या डेटा मेंबर कहते हैं। उसके बाद वर्ड आपका मेंबर फंक्शन या मेंबर मेथड है जिसमें इनपुट फंक्शन है जिसमें बच्चों की डिटेल ये जो इनपुट करनी है, नेम, परसेंटेज और क्या अवार्ड मिल रहा है उनको। और मेरिट में चेक करना है कि आपका परसेंटेज अगर आपका 90 या 90 से अबव है तो अवार्डेड मेरिट में आएगा बच्चा, ये मैसेज प्रिंट कराना है या मैसेज स्टोर कराना है सर्टिफिकेट वाले उसमें, और फिर डिस्प्ले में ये सारी चीजें प्रिंट करा देनी है। फिर वर्डमेन में एक ऑब्जेक्ट बनाकर इनको आपका कॉल करना है फंक्शंस को। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में देखें तो कोई भी प्रोग्राम बच्चों आप स्टार्ट करते हो तो इंपोर्ट वाली लाइन से स्टार्ट करते हो क्योंकि वैल्यू इनपुट करनी रहती है ज्यादातर आपको। तो इंपोर्ट जावा डॉट स्कैनर क्लास यूज करते हो तो स्कैनर क्लास किस पैकेज में होती है? यूटिल पैकेज में होती है। तो यूटिल डॉट एस्टिक, तो यहाँ पे यूटिल फिल किया जाएगा। बाकी सब लिखा हुआ है पहले से ही। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इनपुट फंक्शन में आपका एंटर नेम और परसेंटेज कहा गया था। तो नेम स्टोर कराने के लिए यहाँ पे ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है स्कैनर क्लास का। तो ओबीजे डॉट नेक्स्ट कर देंगे तो एक वर्ड स्टोर हो जाएगा। तो एक वर्ड का नाम आप यहाँ पे नेम में स्टोर करा रहे हो। उसके बाद परसेंटेज आपका, क्योंकि ये डबल टाइप का है, ये परसेंटेज डबल टाइप का है PER, तो इसलिए ओबीजे डॉट नेक्स्ट डबल आपको लेना पड़ेगा तो आपका PER में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये पहला फंक्शन आपने ओवर कर लिया। नेक्स्ट है आपका कि जब मेरिट निकालनी होगी तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 90 हो या 90 अबव हो। तो इसके लिए आपको परसेंटेज PER इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 लिखना पड़ेगा, देन आपकी ये कंडीशन चेक हो पाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो CR सर्टिफिकेट में अवार्डेड स्टोर कर दिया गया, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो नॉट अवार्डेड हो जाएगा। तो एल्स वाले पार्ट में सर्टिफिकेट में डबल कोट्स के अंदर नॉट अवार्डेड स्टोर करा दिया गया सेमीकोलन लगाते हुए। फिर बच्चों यहाँ पे आपका फंक्शन कॉलिंग फंक्शन प्रोटोटाइप है। तो ये वर्ड लिखा है और लास्ट वाला फंक्शन क्या था? डिस्प्ले था। तो ये डिस्प्ले फंक्शन यहां बनाया जाएगा और तीनों चीजें आपकी प्रिंट करा दी गई। फिर वर्ड मेन के अंदर या पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन के अंदर आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू, और फिर यहाँ पे स्टूडेंट यानी क्लास का नाम लिखा जाता है, गोल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन लिखा जाता है। फिर आपने एस नाम का, क्योंकि यहाँ प्रिंटेड ऑब्जेक्ट है, तो एस डॉट इनपुट, एस डॉट मेरिट और एस डॉट डिस्प्ले से आपने फंक्शंस को कॉल कर लिया। तो ये मैंने सारे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिखा दिए हैं। बस मैं यहाँ ऑप्शन में क्या क्या बच्चों ने गलती की होगी ये मैं दिखा रहा हूं। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है कि उसमें पैकेज फिल करना था तो यूटिल पैकेज फिल किया जाएगा, इसमें तो गलती नहीं हुई होगी। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है, यूटिल। बाकी ऊपर यूटिलिटी पूरा लिख दिया गया है, इसमें यू अपर केस है, इसमें यूटिलिटी अपर केस में लिख दिया गया, तो ये सब गलत है। स्मॉल में यूटिल लिखा जाता है, ऑप्शन सी। उसके बाद जब आपको परसेंटेज इनपुट कराना है तो ओबीजे डॉट नेक्स्ट डबल आपको यहां पे फिल करना पड़ेगा। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। लेकिन दूसरा वाला क्यों गलत है? क्योंकि ओबीजे इसमें नहीं लगाया गया। ओबीजे नाम का स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया गया था स्कैनर क्लास का। और ये आपका तीसरा वाला क्यों गलत है? तीसरा वाला यहां पर फ्लोट लिख दिया गया, जबकि आपको मालूम है CR नाम का वेरिएबल डबल टाइप का था, तो इंडेक्स डबल ही रहेगा, फ्लोट नहीं हो सकता। और चौथे में ओबीजे ही गायब कर दिया गया और फ्लोट भी कर दिया गया, तो इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन में बच्चों यहां पर 90 से अबव या 90 चेक करना था, तो PR इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये वाला आपका ऑप्शन ए सही होगा इसमें।
और ये दूसरा वाला लेस देन चेक कर दिया, यानी 90 से कम हो, तो ये नहीं चेक करना था, और सिर्फ 90 से अबव हो ये चेक कर लिया गया था, जबकि उसमें 90 हो या 90 से अबव हो, इसलिए यहां पर ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ अबव 90 चेक कर लिया गया और इसमें सिर्फ 90 ही चेक कर लिया गया, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन ए सही है आपका। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों से गलती हुई है कि एल्स में आकर आपको यहां पर जब आपको 90 अबव नहीं है तो इसका मतलब नॉट अवॉर्डेड उसमें सीआर में फिल करना था, तो यहां पे नॉट अवॉर्डेड इस तरीके से फिल किया जाएगा। अब यहां पे कैसे गलती हुई होगी कि जैसे पहले वाले में देखें तो पहले वाले में आपका नॉट अवॉर्डेड डायरेक्ट लिख दिया गया, जबकि एक मैसेज है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखना है या सीआर में लिखना है, तो मैसेज जो है हमेशा डबल कोट्स में होता है, तो यहां पे डबल कोट्स नहीं है, ये डबल कोट्स नहीं है, इसलिए ये गलत है। दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही है, जो मैंने भी फिल कर दिया है, ऑप्शन बी सही है आपका। तीसरे वाले में अवॉर्डेड कर दिया गया, जबकि एल्स में आपको नॉट अवॉर्डेड लिखना था, इसलिए ये गलत है। और सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों ने जो की है कि नॉट अवॉर्डेड यहां देख लिया तो उन्होंने ये डी वाला भी कई बच्चों ने लगा दिया होगा। यहां पे एक मिस्टेक है कि यहां पे सेमीकोलन गायब है, सेमीकोलन नहीं लगाया गया है, जबकि हर वैल्यू या हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगता ही लगता है, तो इस वजह से ये गलत है। ऑप्शन बी सही होगा आपका। फिर उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन था आपका, तो वर्ड लिखा था, वर्ड के आगे डिस्प्ले, हम लोगों ने क्वेश्चन में देख लिया था डिस्प्ले स्मॉल में है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है, डिस्प्ले बस ऐसे वाला लिख दिया गया। ये वाला इसलिए गलत है क्योंकि डी अपर केस कर दिया गया, जबकि क्वेश्चन में डी अपर केस नहीं है। और ये वाले में प्रिंट लिख दिया गया, प्रिंट नाम का कोई फंक्शन ही नहीं था, और यहाँ पे डिस्प्ले पूरा अपर केस कर दिया गया, इसलिए ये गलत हो गया आपका। फिर फिफ्थ वाले में बच्चों आपका ऑब्जेक्ट बनाना था, तो वहां पे स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू न्यू, न्यू के बाद आपका क्या होता है, क्लास का नाम होता है, वही कंस्ट्रक्टर कॉलिंग माना जाता है, तो ये स्टूडेंट फिल करना था, तो ये आपका ऑप्शन इस तरीके से सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पे क्या क्या ये गलत है, जैसे ये स्टूडेंट डायरेक्ट लिख दिया गया यहाँ पे अपर केस में, तो अपर केस नाम की क्लास थी ही नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट सही लिखा लेकिन सेमीकोलन नहीं लगाया गया, तो ये सेमीकोलन तक का गड़बड़ हो जाता है बच्चों, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट सही लिखा है, एस अपर केस है, लेकिन सेमीकोलन गायब है, इसलिए ये गलत है। तो आपका ओवरऑल इसमें ये चीजें फिल की जाएंगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन नंबर 9 है, ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दे दिया गया नंबर टाइप की। तो इसमें आपका एक प्रोग्राम सेगमेंट है, चेक वेदर अ नंबर इज अबंडेंट नंबर और नॉट। अब abundant नंबर क्या होता है, a number is said to be an abundant number when the sum of its factor excluding the number itself, यानी कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स में इटसेल्फ यानी खुद नंबर नहीं लेना है, क्योंकि अगर 6 है तो 6 को 6 से डिवाइड करके नहीं देखना है, 6 से पहले जो जो नंबर है उनसे डिवाइड करके देखना है। तो जिन जिन फैक्टर से वो डिवाइड हो जाता है, अगर उनका सम करने पर जो सम आएगा वो इनपुटेड नंबर से बड़ा हो जाए, तो आपका ये जो इनपुट नंबर किया था ये अबंडेंट नंबर है। तो जैसे यहां पे एग्जांपल लिया गया 12, तो 12 1 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 1 फैक्टर है 12 का। 12 2 से डिवाइड हो जाता है, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, 12 4 से डिवाइड हो जाता है, 12 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इन सारे नंबरों से 12 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये सारे फैक्टर हैं। तो और फिर 7 8 9 10 11 इनसे डिवाइड हुआ नहीं है, और 12 से डिवाइड करना नहीं है, क्योंकि यहां पे एक्सक्लूडिंग लिखा है, यानी डिवाइड नहीं करना है 12 से। तो अब यहां पे सम इसका कितना आया, 16 आया। अब 16 जो सम आया है वो क्या 12 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो इसका मतलब 12 आपका एक अबंडेंट नंबर है। तो इसको देखो कैसे किया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर आपका पैरामीटराइज फंक्शन अबंडेंट नाम का बनाया गया है, जिसमें एन में आपका नंबर 12 भेज दिया गया है। मैं इसको थोड़ा सा चला के भी दिखा देता हूं। तो देखो अब वहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये 12 है, तो 12 में 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 11 तक नंबरों से इसको डिवाइड करके देखना है। तो स्टार्टिंग देखो लूप की यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में रखनी है, तो स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए अगर 12 को डिवाइड कराना है। तो यहां पर क्योंकि सिर्फ एस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है सम लेने के लिए, लेकिन लूप चलाने के लिए भी कोई वेरिएबल चाहिए ना, तो यहां पे आई प्लस प्लस किया गया, इसका मतलब आई वेरिएबल लेना पड़ेगा, और उसको डिक्लेयर किया नहीं गया, इसलिए आईएनटी के साथ में आई इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग आपकी 1 से हो रही है,
तो आई एन टी आई इक्वल टू 1 ले लिया गया, फिर सेमीकोलन हो गया, आई इज लेस देन एन, लेस देन इसलिए लगाया क्योंकि 12 से खुद से डिवाइड नहीं कराना, इसलिए यहां पर लेस देन लगाया गया, और फिर आई प्लस प्लस। फिर डिवाइड कराने के लिए आपको मालूम है किसी भी नंबर को चेक करना है कि ये किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो मॉड का साइन होता है और इक्वल टू जीरो लिखा जाता है। तो यहां पे इफ कंडीशन लगी हुई है, एन मॉड आई इक्वल टू जीरो लिख दीजिए, एन में आपका 12 है और आई में आपका 1 है या ये नंबर आएंगे आपके, तो आपका जो है ये फिल कर दिया गया। और उसके बाद जो भी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका आई वाली वैल्यू एस में ऐड हो जाए, फिर लूप का कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया, फिर लूप से बाहर आए। अब जो सम आया है वो अगर बड़ा है एन से तो आपका अबंडेंट नंबर प्रिंट हो जाए। तो मैं इसको एक बार चला के दिखा दे रहा हूं, जैसे आई में 1 स्टोर हुआ और एन में आपका 12 है, तो 1 इज लेस देन 12, कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे आए। अब 12 को मॉड आई किया गया, तो 1 से जब 12 को डिवाइड कराया जाएगा क्योंकि आई में 1 है, तो 1 से 12 डिवाइड होगा, 1 12 जा 12, तो 12 में से 12 गया जीरो, रिमाइंडर जीरो गया, तो यहां पे रिमाइंडर जीरो आएगा, वो इक्वल टू जीरो है क्या, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो नीचे आए और नीचे आने पर आई में 1 था तो 1 अपना सब में ऐड कर दे, तो सब में सबसे पहले आपका यहां पर 1 आ गया, मैं अभी ऐड नहीं करूंगा बस लिख दे रहा हूं। उसके बाद लूप का नेचर है ये ऊपर चला जाएगा, आपका आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस होकर यहां पर 2 हो गया, और फिर यहां फिर से कंडीशन चेक करने के लिए आ गए, 2 इज लेस देन 12, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। अब आई के पास 2 है और एन के पास आपका 12 है, तो 12 से 2 डिवाइड हो जाता है, 12 सॉरी 2 से 12 डिवाइड हो जाता है, तो 1 से डिवाइड हो चुका है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो कंडीशन रिमाइंडर जीरो आएगा, जीरो जीरो के इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, नीचे आए और आपका यहां पर 2 भी एस में ऐड कर दे, तो एस में आपका 1 था पहले से, अब 2 और ऐड हो गया है। अच्छा एक मैंने बताना भूल गया, जब पहली बार 1 ऐड हुआ था तो एस में 0 था, तो 0 प्लस 1 होने से 1 पहुंचा था, ठीक है। लो फिर से ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 12, कंडीशन ट्रू, नीचे आएंगे और यहां पर अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 से भी 12 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, 0 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 3 भी आपका आई वाली वैल्यू सब में ऐड कर दे। अभी लगातार कंडीशन बच्चों ट्रू हो रही है, फिर लूप ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन 12, कंडीशन ट्रू, फिर नीचे आएंगे और आपका जो है 4 से भी 12 डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये इफ कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो यहां पर 4 भी ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका आई प्लस प्लस होके 5 हो गया तो 3 से भी डिवाइड हो गया, 4 से भी डिवाइड हो गया। अब 5 से डिवाइड होगा क्या, तो 5 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हाँ मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आई प्लस प्लस होके आपका 5 हो गया, 5 इज लेस देन 12, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, अब 5 से 12 डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, कंडीशन फॉल्स, आप बाहर आ गए, इफ से बाहर आए, तो इफ से बाहर आए तो यानी सम नहीं हो पाएगा, फिर लूप ऊपर गया, आई प्लस प्लस होके आपका 6 हो गया, अब 6 12 से छोटा है, नीचे आए, अब 6 से 12 को डिवाइड करें तो 6 2 जा 12 होता है, तो 6 से भी डिवाइड हो गया, तो आपका ये 6 भी ऐड हो जाएगा। अब इन सबको अगर हम सम करें यहां पर तो आपका यहां पे कितना आ गया था, मैं एक बार देख के बता देता हूं, तो आपका 16 आ गया था, ओके। तो यहां पर आपका ओवरऑल 16 आ चुका है, ये 1616 ये आपका रिजल्ट आ चुका है 16। अब आई प्लस प्लस होके आपका 6 से 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, लेकिन किसी से भी 12 डिवाइड नहीं होगा, तो आपका ये सम नहीं होगा। और फिर जैसे आई प्लस प्लस होके 12 हुआ तो 12 इज लेस देन 12, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए। अब एस में क्या आया, 16 आया है और 16 इज ग्रेटर देन 16 इज ग्रेटर देन 12, तो ये कंटेंट ट्रू हो, तो अबंडेंट नंबर प्रिंट हो जाएगा। आई होप आप दोबारा अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ ही गया होगा, बहुत आसान है, जैसे प्राइम नंबर में होता वैसे है, ओके। तो वही चीजें यहाँ पे फिल की गई हैं। सबसे पहले लूप की स्टार्टिंग कहां से हो, तो आई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं था, तो डिक्लेयर करते हुए आई एन टी आई इक्वल टू 1 स्टार्टिंग बताई गई, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग है इसलिए गलत है, ये 2 से स्टार्टिंग है इसलिए सही है, ये 1 से स्टार्टिंग कर दी तो ये सही तो था, लेकिन आई अपर केस कर दिया, आई स्मॉल होना चाहिए इसलिए गलत है। उसके बाद ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 2 में
आपका खुद से डिवाइड नहीं करना था, यानी एक कम चलाना था, तो आपका एक कम यहां पे इक्वल टू तक चला दिया गया, इसलिए ये गलत है। ये आपका, हाँ ये ऑप्शन बी सही होगा, बी। तो आई इज लेस देन एन चलाना था, तो ऑप्शन बी सही है यहां पर। और ये ग्रेटर देन चला दिया गया, तो ये गलत है, क्योंकि छोटे से बड़े की ओर चल रहा है ना, 1 से 12 की ओर, तो इसलिए हमेशा लेस देन ही लगाएगा। और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल, तो ये भी गलत है, ऑप्शन बी सही है बच्चों यहां पर। उसके बाद जो है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको नंबर को डिवाइड करके देखना था, तो मॉड का साइन और इक्वल टू जीरो लगना चाहिए, तो एन मॉड आई इज इक्वल टू जीरो, पहला ऑप्शन ए सही है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इसमें 1 से मैच करा दिया गया, तो अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा ना, यहाँ पे 1 से मैच करा दिया गया, इसलिए गलत है। और यहाँ पे 2 से मैच करा दिया गया, और हमें 2 से थोड़ी ना, हमें 1 2 3 4 5 इनसे डिवाइड करके देखना था, तो 1 2 3 4 5 हमारा लूप वेरिएबल देगा, लूप वेरिएबल कौन सा है, आई है, तो यहाँ पे आई नहीं है, इसलिए गलत है। और यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया गया और आई भी नहीं है, इसलिए ये गलत है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। उसके बाद जब सम हो गया, तो सम को कहा गया था सम बड़ा होना चाहिए इनपुटेड नंबर से, तो बड़ा चेक करने के लिए ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, तो यहां पे पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये लेस देन लगा दिया गया। दूसरा ऑप्शन बी सही है, ये ग्रेटर देन एन लगाया गया है। और तीसरे ऑप्शन में इक्वलिटी चेक कर ली गई, जबकि वो सम बड़ा होना चाहिए 12 से, तो ये गलत है। और यहाँ असाइनमेंट कर दिया गया कि एन की वैल्यू एस में चली जाए, तो ये गलत है, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो उसके बाद अब हम लोग बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको पढ़कर नीचे क्वेश्चन लिखा है, और उस क्वेश्चन के का आंसर इसी में छुपा हुआ है इस पैराग्राफ में, तो इसको पढ़कर आपको ढूंढना होता है। तो यहाँ पे मैं एक जल्दी से पढ़ देता हूं। a java compilation is different from compilation of other high level language। फिर उसके बाद कहा गया अदर हाई लेवल लैंग्वेज आर इंटरप्रेटर और कंपाइलर, बट in Java, the source code is first compiled to produce an intermediate code called bytecode. और this bytecode is platform independent and is a highly or optimized set of instructions designed to be executed by Java in the runtime system called JVM, Java Virtual Machine. JVM is a Java interpreter loaded in the computer memory as soon as Java is loaded. ओके, तो बस ये पैराग्राफ इसमें पढ़ दिया गया है। मैं जल्दी से आपको इसके ऑप्शन जो है बता देता हूं, आप एक बार देख लीजिए। जैसे पहला ऑप्शन इसमें था कि आपका पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ जेवीएम, तो जेवीएम की फुल फॉर्म ऊपर आप देख सकते हो, उसमें लिखी थी जावा वर्चुअल मशीन। अब यहां पे काफी कंफ्यूज किया जाता है, तो यहां पे जावा विजुअल मशीन लिख दिया गया, तो इसलिए गलत है। यहां पे ज्वाइंट विजन मैकेनिज्म लिख दिया गया, इसलिए गलत है। और यहां पे जावा वर्चुअल मशीन ये सही मिल गया हमारा, तो ऑप्शन सी सही है। और फिर यहां पे जावा वर्चुअल मैकेनिज्म लिख दिया, इसलिए गलत है, तो ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा। तो उसके बाद जावा कोड, तो मैं एक बार जल्दी से आपको ये बता देता हूं ये सब क्या है, और ये आपके आगे भी काम आएगा। देखिए आप यहां पर अपना प्रोग्राम लिखते हैं ना ब्लूजे के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपने मान लीजिए इसको राम डॉट जावा नाम से इसको सेव किया इस फाइल को, जिसमें सोर्स कोड लिखा, तो इसमें जो ये कोड लिखा है इसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सोर्स कोड जो आपने प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, इसको सोर्स कोड कहते हैं। और ये सोर्स कोड कंपाइल किया जाता है, कंपाइल किया जाता है किस जावा के कंपाइलर से, जावा सी नाम के कंपाइलर से, सी जावा सी नाम के कंपाइलर से कंपाइल किया जाता है। तो एक नई फाइल और बन जाती है, और ये आपके सोर्स कोड वाले प्रोग्राम को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है हम लोग समझते हैं, इसको आपका एक नई फाइल में क्रिएट कर देता है। तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम हो जाता है राम डॉट क्लास नाम से, राम डॉट क्लास नाम से ये बन जाएगा। और इसी कोड को ही हम लोग बच्चों बाइट कोड कहते हैं, बाइट BYT बाइट कोड कहते हैं, ठीक है।
और ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है जो किसी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है। उसके बाद बच्चों यहां से ये बाइट कोड जो है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरप्रेटर को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रेट किया जाता है। तो यहां पर यूज होता है इंटरप्रेटर यूज किया जा रहा है। इंटरप्रेटर यहां पे कौन सा, जेवीएम इंटरप्रेटर यूज किया गया। अब यहां पर जो ये फाइल आपकी क्रिएट होगी, ये आपका यहां पर मशीन कोड आ जाएगा, मशीन कोड। तो मशीन कोड आप लोग जानते हैं क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 के ही फॉर्म को पढ़ता है, तो इसको ही हम लोग मशीन कोड कहते हैं। और आपका ये इंटरप्रेटर हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर यही प्रोग्राम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला रहे हो तो ये जेवीएम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरप्रेटर होगा। ऐसे विंडोज पे चला रहे हो, ऐसे ही आप लाइनेक्स वगैरह पे चला सकते हो। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो यहां पर ये जो कोड बनता है जावा कोड इज, तो जावा कोड इज क्या है, ये कंपाइल्ड होता है और इंटरप्रेट होता है, इसी को जावा कोड कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही है। यहां पर थोड़ा सा मैंने बता दिया कि नॉलेज हो जाए आपको। फिर जावा सोर्स कोड इज कंपाइल्ड टू प्रोड्यूस। तो जावा सोर्स कोड आप देख पा रहे होंगे यहां पर, ये जावा सोर्स कोड है। जब इसको कंपाइल कर देते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, बाइट कोड प्रोड्यूस होता है, बाइट कोड। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कोड लिखा है, बाइट कोड लिखा है, तो बाइट कोड आपका इसमें सही है। फाइनल कोड लिखा है, मशीन कोड लिखा है, तो ये गलत है। उसके बाद जेवीएम का नाम पूछा गया है, तो जेवीएम का आपका क्या है, जेवीएम एक इंटरप्रेटर है, तो ऑप्शन ए सही है। और बी कंपाइलर लिख दिया गया, इंटरमीडिएट कोड लिख दिया गया, हाई लेवल, तो ये सब गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। तो आई होप बच्चों आपने समझ लिया होंगे सारे क्वेश्चंस और उनके पीछे उनके रीजंस क्या हैं उन क्वेश्चंस को सही होने में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे साथ देते रहेंगे। मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनाई थी यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपने उसको देखा है तो गुडनेस कि मेरी मेहनत सार्थक हो गई और आपको ये सारा डेटा पहले से ही मैंने दे दिया और आप उसका यूज कर पाए। ऐसे मैं आपकी मदद करता रहूंगा। बस चैनल को प्रमोट करते रहिए जिससे और भी बच्चों तक सारा नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।